नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण या फिर विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण परंपरा बुद्धिवादी युग में इतिहास की अवधारणा या परंपरा। हमारी जो जानकारी है इतिहास लेखन की किताब से है, जो कि डॉक्टर एस.एल. वर्य द्वारा लिखी गई है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जब ज्ञान विज्ञान साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अद्भुत विकास हो जाए तो बुद्धिवादी युग का पदार्पण हो जाता है। ये बात कहते हैं पंडित नेहरू। यहाँ पर बुद्धिवादी युग से ये मतलब है कि एक ऐसी धारणा बन जाए या फिर एक ऐसा समाज हो जहाँ पर बुद्धिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता हो, जहाँ पर प्रबुद्ध लोग रहते हों, जहाँ का समाज पूरी तरह से शिक्षित हो। उस तरह के बुद्धिवादी युग की इतिहास अवधारणा पर आज हम चर्चा करेंगे। 17वीं से 18वीं सदी में प्रवेश के साथ विचारों के जगत और चिंतन के क्षितिज में एक महान परिवर्तन दिखाई देता है। गैलीलियो तथा न्यूटन ने विचारों की क्रांति को गति प्रदान की। देकार्त ने विश्लेषणात्मक पद्धति का श्रीगणेश करके आधुनिक विज्ञान का प्रवर्तन किया। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि साहित्य की व्याख्या के लिए गणित अनिवार्य है, यानी कि बुद्धिवादी युग में सभी विषयों को आपस में जोड़कर देखने का प्रयास किया गया। इसलिए हम पढ़ते भी हैं कि इतिहास का विज्ञान से संबंध और दूसरे विषयों से संबंध, साहित्य से संबंध। इस प्रकार से विज्ञान के युग में सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाने लगा। राजनीति, अर्थशास्त्र तथा इतिहास की प्रक्रिया को यांत्रिक समझा जाने लगा। इसी समय हॉब्स ने शक्ति संतुलन नामक राजनीतिक यंत्रवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। बुद्धिवादी युग का अध्ययन निम्नानुसार किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रमुख बुद्धिवादी इतिहासकार रहे हैं, चिंतक या विचारक रहे हैं, उनके क्या विचार थे इस परंपरा पर। तो आपको यहाँ पर जो मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इतना सारा नहीं लिखना है, आपको चीज़ों को समझना है। और जो आप यहाँ से समझ के जाने वाले हैं उन्हीं चीज़ों को आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू के विचार। मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास के अध्ययन में आलोचनात्मक शक्ति तथा नियम निर्माण का परिचय दिया। उनके अनुसार जलवायु तथा अतीतकालीन धर्म, कानून, आचार विचार मानव जीवन की गति और स्वरूप को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर है कि जो राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास के अध्ययन में आलोचनात्मक शक्ति, नियम निर्माण का जो जलवायु और अतीतकालीन धर्म कानून हैं वे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे पहले भी जो अब हमने धार्मिक अवधारणा पढ़ी थी तो वहाँ पर जो इतिहासकार थे उन्होंने इस बात को खारिज किए थे कि जो भौगोलिक स्थिति है वो इतिहास को प्रभावित नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक कारण हैं वो इतिहास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो बुद्धिवादी इतिहासकार हैं वो मानते हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू है, ये मानते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है, जो जलवायु है, वो भी इतिहास को प्रभावित करती है और जो धर्म और उसकी परंपराएं हैं वो भी इतिहास को प्रभावित करती हैं। जैसे आप देखेंगे जो मध्य एशिया का इतिहास है उस पर इस्लाम का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके जो इतिहास है उसे धर्म ने ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक उसी तरह हम भारत का इतिहास या फिर किसी एक ऐसे देश का इतिहास देख लें, चाहे हम जापान का इतिहास देख लें, तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसके कारण इतिहास में भौगोलिक स्थिति का ज़्यादा महत्व हो जाता है। इसीलिए भौगोलिक कंडीशन और जो धर्म है दोनों ही इतिहास को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर वॉल्टेयर के विचार को भी जान लेते हैं। वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने इतिहास में दर्शन की शुरुआत की, इसलिए इन्हें इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग इतिहास के अध्ययन में अनिवार्य बताया। परिणाम स्वरूप मनुष्य का धर्म आदि की परंपराओं के संबंध विच्छेद कर दिया, यानी कि जो परंपराओं हैं उनमें संबंध विच्छेद कर दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान
यह है कि उच्च आदर्शों को अतीत की समाधि से निकालकर भविष्य के गर्भ में आरोपित किया। यानी कि उन्होंने इतिहास में आदर्शों को डालने का प्रयास किया। जहाँ पर इतिहास एक सामान्य घटनाओं का वर्णन मात्र था, उन घटनाओं में आदर्श की भरपूर मात्रा में डालना या फिर किसी भी घटना को पढ़कर आदर्श का अनुभव होना, इस प्रथा की शुरुआत इन्होंने ही की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मानव समृद्धि में प्रत्येक पीढ़ी तथा युगों का योगदान होता है। काल की गति के साथ साथ मानव प्रगति पर निरंतर अग्रसर है। प्रगति इतिहास की निश्चित प्रवृत्ति है, यानी कि प्रगति हमेशा ही चलती रहती है और वह नहीं रुकती है। इस विकासशील इतिहास का आरंभ वॉल्टेयर से होता है। यानी कि जहाँ पर हम इनसे पहले मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू ने एक अलग अवधारणा दी। वहीं पर जो वॉल्टेयर है, वॉल्टेयर जो कि इतिहास दर्शन के जन्मदाता माने जाते हैं, इतिहास में दर्शन के जन्मदाता माने जाते हैं, वो साथ में इस प्रथा का भी आरंभ करते हैं कि जो विकासशील इतिहास है वह कैसा होता है, इस बारे में भी वॉल्टेयर बताते हैं। जिस प्रबुद्ध युग का सच्चा प्रतिनिधि, यानी कि वॉल्टेयर को प्रबुद्ध युग का सच्चा प्रतिनिधि कहा जा सकता है। लैंसन ने लिखा है कि इतिहास की वैज्ञानिक अवधारणा का एकमात्र श्रेय वॉल्टेयर को है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रगतिवादी इतिहास है उसकी शुरुआत यहाँ पर वॉल्टेयर से की जा सकती है। रूसो के विचार की बात करें तो रूसो ने मानव स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया और उनका मत है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ पर इनका एक कथन भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, शायद मैं उसे जैसे का वैसा ना बोल पाऊँ। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह स्वतंत्र मरता नहीं है। यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे वो सामाजिक बंधनों में जकड़ता जाता है। तो उनकी उसी बात को यहाँ पर एक सिद्धांत के रूप में कहा गया है कि जैसे जैसे वह बड़ा होता है सामाजिक सिद्धांतों से जकड़ता जाता है। पशु पक्षियों के अपेक्षा मनुष्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने की अधिक क्षमता होती है, पर स्वतंत्रता कम होती है उसके बावजूद भी। सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उन्होंने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद यहाँ पर बीको के विचार को हम देखते हैं तो बीको ने इतिहास अध्ययन को आवश्यक बताते हुए लिखा है, इतिहास मानव की चेष्टा और चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इतिहास का संबंध मात्र अतीत से नहीं है बल्कि समाज के वर्तमान संविधान से है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। समानता का आधार यह है कि मनुष्य स्वयं इतिहास का निर्माता है। उन्होंने 3 युगों की कल्पना की, देवयुग, वीर युग और मानव युग। यहाँ पर एक पिरामिड के जरिए हम इसे समझने का भी प्रयास कर सकते हैं कि जो वीको की युग परंपरा या फिर युग की कल्पना किस प्रकार से रही, तो इस प्रकार से है, आप पिरामिड में देख सकते हैं। इस प्रकार वीको ने इतिहास अवधारणा को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया, इसलिए उन्हें तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बुद्धिवादी युग है, यहाँ पर इतिहास को नए नए रूपों में लाने का प्रयास किया गया। कोई बुद्धिवादी इतिहास को ला रहा है, कोई दार्शनिक इतिहास को ला रहा है, कोई प्रगतिवादी इतिहास को ला रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बस ये ध्यान में रखना है कि किस इतिहासकार का, किस दार्शनिक का संबंध इतिहास की किस शाखा से है। उसके अलावा आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर रटने वाली या ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकती हैं। बुद्ध प्रकाश के विचार देखते हैं। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, 15वीं सदी में जर्मनी ने जिस बौद्धिक पुनरुत्थान का सूर्योदय हुआ, 17वीं सदी में विचारकों ने पुनः बौद्धिक जीवन को सक्रियता प्रदान की। ऐसे विचारकों में लाइपनित्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसने यथार्थ के चित्रण पर विशेष जोर दिया। उसके अनुसार सत्य रहित इतिहास जीवन रहित शरीर है। इतिहास के आख्यानों को निकालकर उन्हें सत्य की आधारशिला पर प्रतिष्ठित करना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है। यानी कि जो इतिहास की घटना घटित हुई है उन्हें हमें इस तरह से समझना चाहिए कि वो वास्तविक रूप में सत्य रही होंगी। यहाँ पर बुद्ध प्रकाश की बातें हैं जो बुद्ध प्रकाश ही समझ सकते हैं, हमारे पल्ले से बाहर है।
नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बुद्ध प्रकाश यही कहना चाहते हैं कि जीवन सक्रिय रहना चाहिए। जो जर्मन की विचारधारा है, लाइबनिज की विचारधारा है, वहाँ पर से ये अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि हमें यथार्थ पर जोर देना चाहिए, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उस पर जोर देना चाहिए। और जो सत्य रहित इतिहास है वह जीवन रहित शरीर है। यानी कि अगर कोई इतिहास लीपा पोती वाला है, जैसे हम पद्मावत की बात कर लें या फिर पृथ्वीराज रासो की बात कर लें, जहाँ पर हमें सत्यता की स्पष्टता पूरी तरह से नज़र नहीं आती, तो उसे हम इतिहास नहीं मान सकते। क्योंकि बुद्ध प्रकाश कहते हैं कि सत्य रहित इतिहास जीवन रहित शरीर है। यानी कि अगर किसी इतिहास में सत्य नहीं है तो मान लीजिए उसमें जीवन भी नहीं है। यहाँ पर कांट के विचार को हम देखते हैं तो कांट का दृष्टिकोण पूर्णतः ऐतिहासिक था। इतिहास जगत में अपने विचारों से एक क्रांति पैदा इन्होंने कर दी और उनके अनुसार वह प्रक्रिया, यानी कि जो बाहरी प्रक्रिया जिसे हम प्रकृति कहते हैं, मनुष्य को नियंत्रित करती है, मनुष्य द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यानी कि जहाँ हम अक्सर सोचते हैं कि हम नेचर पर या फिर जो बाहरी शक्ति है उस पर हम कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर कांट कहते हैं कि जी नहीं, वो हमें कंट्रोल करती है, प्रकृति, नेचर वो हमें कंट्रोल करती है, हम उसे कंट्रोल नहीं करते। ऐतिहासिक परिवर्तनों का अन्वेषण ही वास्तविक दर्शन है और ऐतिहासिक परिवर्तन सतत प्रक्रिया है जो सभ्यता की ओर अग्रसर है। इसलिए तथ्यों का संकलन या घटनाओं की तालिका मात्र नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वो हमसे ज़्यादा मजबूत है और जो परिवर्तन होते हैं, ऐतिहासिक प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, उनके सही से अन्वेषण, उनका इन्वेस्टिगेशन करना ही हमारा कार्य होना चाहिए। ये बात को हम कहते हैं, तो कांट ये बात को कहते हैं। इसके बाद में हम नियमबद्ध प्रक्रिया को देखते हैं तो कांट के अनुसार विश्व एक प्राकृतिक योजना की भांति गतिशील है और मनुष्य इसी योजना के अंतर्गत क्रियाशील है। वह स्पष्ट लिखते हैं कि इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसरित होने की प्रक्रिया है। इसी को उन्होंने मानव स्वतंत्रता की प्रगति कहा है। मनुष्य धीरे धीरे प्राकृतिक नियमों से मुक्त होकर सामाजिक नियमों में बंध रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास की योजना का उद्देश्य मनुष्य को पूर्णतः स्वतंत्र करना है। उन्होंने इतिहास की बुद्धिमत्ता की प्रगति तथा उन्नति कहा। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कांट क्या कह रहे हैं। उन्होंने इतिहास की बुद्धिमत्ता की प्रगति, उन्होंने जो कांट है, कांट अतीत के विषय में निराशावादी पर भविष्य के प्रति आशावान है। तो जो यहाँ पर वो कहते हैं कि इतिहास हमें ऐसे युग की ओर ले जा रहा है जब बौद्धिकता का पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो जो इतिहास की जो कांट की परंपरा, हम कह सकते हैं कि जो कांट का इतिहास को सोचने का नज़रिया है वो आशावादी है। तो यहाँ पर आशावादी इतिहास लेखन का संबंध कांट से है, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि एक समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बौद्धिक होगा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जीवन तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में समन्वय स्थापित हो जाएगा। इस दृष्टि से इतिहास का अध्ययन सार्वजनिक तथा विश्वव्यापी होगा। इसमें दार्शनिक प्रवृत्तियों का मिलन निश्चित है। मानव का आध्यात्मिक विकास तथा इसका मुख्य विषय है। बौद्धिकता की उन्नति इसकी प्रधान धारा है। कांट के इतिहास दर्शन की 4 विशेषताएं हैं। अगर कांट का इतिहास दर्शन पूछ लिया तो आपको इन्हीं 4 पॉइंट्स को पैराग्राफ के रूप में लिखना है समझकर। तो यहाँ पर वैसे पूछा नहीं जाता इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की सोच लेकर बैठे हुए हैं। इतिहास सार्वजनिक और विश्वजनित प्रक्रिया है, यहाँ पर कांट कहते हैं। यानी कि जो इतिहास है वो सार्वजनिक है और विश्व स्तर पर होने वाली घटना है। फिर प्रगति एक योजना निहित है, यानी कि प्रगति की एक योजना निहित है, वह पूर्व निर्धारित है। और फिर तीसरा आता है कि इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास, तथा चौथा आता है कि यह विकास अज्ञान, स्वार्थ और वासना आदि पर निर्भर तामसिक प्रवृत्ति की कीड़ा का परिणाम है। तो यहाँ पर जो 4 इनके पॉइंट है वो हमने समझ लिए हैं और यहाँ पर ये हमने पूरी तरह से समझ लिए हैं कि जो कांट का विचार है या फिर जो इनकी शैली है वो किस प्रकार से है। और
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा और कहीं ना कहीं आपके उत्तर लेखन की शैली में इसके ज़रिए सुधार होगा और फिर आप अच्छे नंबर से अपने वगैरह वगैरह जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कई बार विश्वास लोगों को बांटता है और संदेह उन्हें साथ ले आता है। डेविड ह्यूम की ये बात ज़रूर गौर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।